गार्डनिंग महज एक शौक नहीं है, ये है एक जर्नी। आपकी जर्नी को अगर आप कंसिस्टेंटली गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको अलग अलग लेवल्स पे पहुंचाती है, जिसमें लास्ट में जाकर के आपको ये समझ में आता है कि ओ हो आप पीछे छूट गए प्लांट्स को इसलिए केयर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप में पेशेंस और मैच्योरिटी की कमी थी। जब हम कोई भी काम लगातार करते रहते हैं तो हमको बहुत सारी ऐसी चीजें समझ में आती हैं जो कहीं आपको किताबों में लिखी नहीं मिलेंगी, कहीं आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेंगी। ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं जिनसे कि आप गेन करते हैं, और ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं वो आपकी गार्डनिंग को इसलिए और आसान कर देते हैं क्योंकि ये आपने खुद से अर्न किए होते हैं, समझे होते हैं, सीखे होते हैं और उनको कई बार इम्प्रोवाइज भी किया होता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है पेशेंस और मेच्योरिटी, क्योंकि प्लांट्स को लगाना और लाना बहुत आसान है पर उनको मेंटेन करना, उनको लगातार मेंटेन करके रखना, ये पेशेंस का को आप हैक्स कह सकते हैं, ट्रिक्स कह सकते हैं, टिप्स कह सकते हैं। तो आज हम ऐसी ही कुछ हैक्स, ट्रिक्स और टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी गार्डनिंग की लाइफ को एलिवेट करेंगी, इजी बनाएंगी और आपके जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और खुश दिखाई देने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे हैक्स के बारे में जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होंगे, साथ ही साथ आपकी गार्डनिंग लाइफ को इजी करेंगे और आपको कुछ चीजों के बारे में ऐसी जानकारी देंगे जो आपको एक मैच्योर गार्डनर बनाने की तरफ ले जाएंगे। पर उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियो जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूला करें, और उन पे लाइक और कमेंट करने से तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है और ये वो रिवॉर्ड है जो आप मुझे देते हैं मेरी इस मेहनत का, तो उसमें कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए आज के हैक्स के बारे में शुरू करते हैं। प्रोपगेशन हैक्स हैं, कुछ सॉइल से रिलेटेड हैक्स हैं और कुछ सिंपल गार्डनिंग हैक्स हैं, पर ये हैक्स यकीनन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये जो हैक्स मैंने आपको बताए हैं ये तमाम उन क्वेरीज के बेसिस पर हैं जो मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स टाइम टू टाइम मुझसे पूछते रहते हैं, इसलिए क्या पता आपके सवाल का उत्तर भी आपको इस वीडियो में मिल रहा हो। अपने पहले हैक पे आ जाते हैं। कई बार मैं भी अपने वीडियोस में और बहुत सारे वीडियोस में, ब्लॉग्स में, व्लॉग्स में आप ये सुनते हैं कि सॉइल का पीएच सही नहीं होगा तो रोजेस नहीं होंगे, सॉइल का पीएच सही नहीं होगा तो डहेलिया नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों के यहाँ डहेलियाज इस वजह से नहीं होते हैं क्योंकि उनके सॉइल का जो पीएच होता है वो डहेलिया के माफिक नहीं होता है। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स को काफ़ी एसिडिक सॉइल की ज़रूरत होती है, कुछ को एल्कलाइन सॉइल की ज़रूरत होती है और कुछ न्यूट्रल सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। तो आपको सॉइल का पीएच चेक कर लेना चाहिए और सॉइल का पीएच चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है जो मैं सबसे पहले हैक में आपको बताने वाली हूँ। एक घरेलू पीएच टेस्ट आप कर सकते हैं जिसके लिए आपको किसी तरह की किट की जरूरत नहीं है, बस आपको चाहिए होगा विनेगर और बेकिंग सोडा। अगर आपको ये चेक करना है कि सॉइल एल्कलाइन है कि नहीं है तो आप मिट्टी के सैंपल में थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। डिस्टिल्ड वाटर डालने के बाद उसमें विनेगर डालेंगे और अगर उसमें फिज होता है यानी कि उसमें बुलबुले इस तरह से तेजी से उठते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सॉइल है वो एल्कलाइन है। और यही टेस्ट आप करेंगे बेकिंग सोडा के साथ। और जब आप अपने मिट्टी के सैंपल में बेकिंग सोडा डिस्टिल्ड वाटर डालने के बाद डालेंगे और उसमें इस तरह से बहुत बढ़िया फिज उठने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी जो सॉइल है वो एसिडिक है। तो मोटे तौर पे सॉइल एसिडिक है या एल्कलाइन है ये जानने के लिए आप इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी सॉइल में कोई रिएक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी सॉइल न्यूट्रल है। और सबसे अनकॉमन जो हैक है वो उन लोगों के लिए है जिनके पास ग्रास लॉन्स हैं, यानी कि ग्रास टर्फ वाले लॉन हैं, पर कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पानी रुकता है या फिर शेड ज्यादा होती है तो वहां पे घास नहीं होती है, तो बड़ा अनस्थेटिक सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में क्लोवर्स को लगा करके आप उन एरियाज को फिल कर सकते हैं। दूर से ये बिल्कुल टर्फ जैसे दिखेंगे और फिर फोमी भी होते हैं, यानी कि पैर जब आप रखेंगे तो गद्देदार लगेंगे, पैरों से कुचले नहीं जाते हैं। और देखिए जो मैंने लगा रखे हैं उसमें छोटे छोटे फूल भी होते हैं, तो ये पॉलिनेटर्स को भी बड़े पैमाने पर अट्रैक्ट करते हैं और देखने में बहुत ही कारपेट लाइक इनका अपीयरेंस हो जाता है।
और मैंने तो हमारे लॉन में ही ये क्लोवर्स उग रहे थे जिनको कि मैंने निकाल के लगाया है। और इनफैक्ट ये क्लोवर का रिप्लेसमेंट है, ये टोरेनिया नाम का वीड है जो मेरे यहाँ लॉन में काफी हो रहा था, तो इसको निकाल करके मैंने इधर सेट करा दिया है। ज्यादातर क्लोवर गार्डन में लगाए जाने वाले क्लोवर्स की खासियत यही होती है कि ये इन्वेजिव नहीं होते, यानी कि आपके ग्रास वाले एरिया पे जबरदस्ती नहीं बढ़ जाएंगे, बल्कि इनके बल्ब्स होते हैं तो वो अंदर पड़े रहते हैं और उन एरियाज में ये उगते रहते हैं। बहुत सारे वो 3 पत्ती वाली जो शेमरॉक होती है उसको भी लगा सकते हैं, और बहुत तरह तरह के अलग अलग सीजन में इस तरह के प्लांट्स उगते हैं जो टर्फ बना देते हैं, उनको छांट के लगा सकते हैं। मैं तो अपने बोनसाई पॉट में भी इनको लगाती हूँ ताकि मॉइस्चर भी अंदर रिटेन करे रहे और सर्दियों में गर्म बने रहे, गर्मियों में ठंडे बने रहे। हमें चाहिए होते हैं सीजनल फ्लावर के बहुत सारे सीड्स, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है और ऐसे में नर्सरी से जब जाएंगे 20 रुपए का एक सैपलिंग मिलेगा और थोड़ा बड़ा प्लांट हो जाएगा तो 40 रुपए का मिलेगा। तो इतना महंगा लेने की बजाय अगर हम 80, 90, 100, 150, 200 रुपए तक के भी सीड के पाउचेस ले लेते हैं अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड, तो हम उनको अपने आराम से ग्रो कर लेंगे। ये किफ़ायती रहेगा क्योंकि हमको बहुत सारे सीडलिंग्स मिल जाएंगे और हम अपने बड़े एरिया में अलग अलग जगहों पे उनको बहुत ही अच्छे से लगा पाएंगे। किस तरह के मीडियम में अपने सीड्स को सो करें ताकि उनमें ऑलमोस्ट 99% तक जर्मिनेशन हो जाए। सीड्स को सो करने के लिए कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का जो मिक्स होता है वो सबसे बेहतरीन मीडिया होता है, क्योंकि एक तो ये पैथोजेंस फ्री होता है यानी कि स्टेराइल होता है और इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल पैथोजेंस के डेवलप होने के चांसेस कम होते हैं। कंपोस्ट मिला देने से इसमें न्यूट्रिएंट्स की अच्छी मात्रा हो जाती है, अच्छे माइक्रोब्स आ जाते हैं और कोकोपीट की वजह से मॉइस्चर रिटेंशन भी अच्छा होता है। तो बार बार पानी डालने से बीज के सड़ने के, बीज में फंगस आने के और बीज के खराब होने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि इसका जो कॉमन रेशियो होगा वो हमेशा 60% अगर आप कोकोपीट यूज कर रहे होंगे तो 40% आपको इसमें कंपोस्ट यूज करनी है। और ये जो मीडिया होता है ये आप अपने विंटर, समर हर तरह के फ्लावरिंग सीड्स और कटिंग को ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी जब आप विंटर फ्लावरिंग सीड्स ग्रो करें तो इसी में ग्रो करिए और फिर देखिए कि जब आप मिट्टी में, बालू में सीड्स ग्रो कर रहे हैं और इसमें ग्रो कर रहे हैं तो रिजल्ट्स की सफलता में बहुत फर्क होता है। ये आप देख रहे हैं ये एग्स के कार्टन हैं, एग्स की ट्रे हैं और बहुत सारे लोगों के यहाँ होती हैं, नहीं भी होती हैं तो कबाड़ी वाले के यहाँ भी आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। एकदम बायोडिग्रेडेबल है, कोई टेंशन नहीं। इसको मैं सीडलिंग ट्रे की तरह यूज़ करती हूँ। ये है सीडलिंग ट्रे और ये है सीड का पैकेट और अब हम इसमें सीड्स को लगाएंगे। किसी भी तरफ सीड सो कर सकते हैं, सीधी उल्टी दोनों तरफ आपको स्पेस मिलेगा। उल्टी तरफ फायदा ये होता है कि उसमें किसी तरह के अगर एग वगैरह टूट गए होते हैं तो वैसा कुछ नहीं होता है जिससे फंगस के चांसेस हों। तो उल्टी साइड सही है और 2 ट्रे को एक संग अगर एक के ऊपर एक लगा लेंगे तो फिर हैंडी हो जाएगा, यानी कि थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो जब आप पानी वानी डाल के इधर उधर करेंगे तो फिर मुड़ने का डर नहीं रहेगा। अब इसमें जो मैंने पहले आपको सारा कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्स बताया था वो भर के और इस तरह से एक एक दो दो सीड हर राउंड जो ग्रूव है उसमें रखते जाइए। अभी यहाँ पर मैं वाइट मैरीगोल्ड के सीड्स लगा रही हूँ और उसके बाद लगाने के बाद खूब अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए और ऊपर चाहे तो पॉलिथीन से, चाहे तो सेलोफिन से और या न्यूज़पेपर से इसको कवर करके और अपने घर के किसी भी ऐसे एरिया में रख दीजिए जहां एक तो बारिश का पानी नहीं जाए, दूसरा वो एरिया थोड़ा डार्क हो ताकि सीड्स के जर्मिनेशन में हेल्प मिले। हमारे पास है बहुत ही ऊंचे ऊंचे एकदम स्काई स्क्रेपर्स के जैसे बैम्बू पाम के प्लांट और काफ़ी पुराने हो गए हैं। शुरू शुरू में जब मैंने इनको लगाया था तो इस तरह से उनमें फ्रूट्स तो लगभग सीज़न में 2-3 बार निकल जाते थे और 2-4 बार मैंने कोशिश भी की उगाने की, कामयाबी नहीं मिली तो फिर कई सालों तक तो ये उगते थे, झड़ते थे। फिर सडनली एक बार मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे एक प्लांटर में इस तरह से अपने आप ही ये उगाया है। तो मुझे समझ में आया कि इसका मतलब ये है कि इसका जो जर्मिनेशन रेट है वो तो कम है, पर ये जर्मिनेट तो होगा कैसे। खैर जब मैंने फिर खोजा बिना रिसर्च किया तो सबसे पहली चीज़ तो ये देख लेना है कि ये जो इसके जो सीड्स हैं ये काले वाले तो होंगे जर्मिनेट, पर ये ग्रीन वाला नहीं होगा। तो ग्रीन वाले को हटा के काले वाले सीड्स को इसको कर देना होगा गर्म पानी में सोक, और 24 आवर बोला जाता है पर मैं कर लेती हूँ 48 आवर सोक, ताकि ये ऊपर का जो शेल है इसका काफ़ी सॉफ्ट हो जाए।
खैर एक बार मैंने आपके लिए ये 3 महीने पहले ये सीड लगा दिया था एक भिगोने के बाद, और देखो अब आप 3 महीने के बाद ये एक छोटा सा बैम्बू, चेमेंडोरा या टेबल पाम, कुछ भी कहिए, वो देखो उगने लगा है। ये मैंने पिछली साल लगाया था और ये अब इतना हो गया है। जब ये सीड्स अच्छे से फूल जाएं, इनकी शेल फूल जाएं, तब इनको एक बहुत ही अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल में लगा देंगे। और ये ध्यान रखिए कि जब गर्मियाँ अच्छी होंगी और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तभी ये स्प्राउट होंगे, यानी कि ये जो समय है ये इनके लिए परफेक्ट है। अब चलती हूँ आपको लेके एक जगह जहाँ से मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपको तैयार हुए बॉन्साई जैसे मिनी प्लांट्स मिल जाएंगे, बड़े प्लांट्स के मिनिएचर वर्जन ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। कई बार जब आप किसी पार्क में, रोड साइड में वॉक करते हैं तो क्रीक्स में, दरारों में फंसे हुए इस तरह के प्लांट्स उग रहे होते हैं जिनकी स्टेम अच्छी खासी मोटी होती है, और जगह ना होने की वजह से वो थोड़े मैच्योर भी हो गए होते हैं, यानी कि स्टेम थोड़ी सी मोटी हो गई होती है पर उनमें ग्रोथ नहीं हो रही होती, और ये एकदम नेचुरली बॉन्साई बन चुके होते हैं। और इसमें पीपल, बरगद, पाकड़, मैंगो, यूकेलिप्टस, जाने कितनी तरह के प्लांट्स इस तरह उगे रहते हैं। और इस तरह से आप इन प्लांट्स को निकालें और थोड़ा सा रूट्स अच्छे से आ गई हों और एक स्टेम का हिस्सा आ गया हो, और फिर इस तरह से अगर आप इनको अपने बॉन्साई के छोटे पॉट्स में ग्रो कर दें तो देखिए वो प्लांट कितने अच्छे से ग्रो हो चुका है, और अब इसमें अच्छी ग्रोथ भी दिख रही है और नीचे स्टेम मोटी है। थोड़े दिनों बाद नीचे की पत्तियां जब हटा दूंगी तो स्टेम का जो शेप है वो बहुत ही नेचुरली बॉन्साई के जैसा हो जाएगा। तो 2-3 स्टेप स्किप करके आप आराम से इस तरह के बॉन्साई बना सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है लोटस लगाना है। लोटस जब आप मेरे वीडियोस देखते हैं, आप मेरी स्टोरीज़ में देखते हैं, तो आपको लगता है हमें भी वाटर लिली लोटस ग्रो करने हैं, और क्या तरीका है, कैसे ग्रो करें, सीड कहाँ मिलेंगे। तो ये जो के लिए टिप है बहुत काम की है, और आप इसको हमेशा ध्यान रखिए। जब आप लोटस लगाना चाहते हैं, और आपने वो ऐड में वो वाले तो देखे ही होंगे, वो चाइनीज़ वाले मिनिएचर बाउल लोटस के सीड्स मंगा लो और भर भर के लगा लो, सब फ्रॉड ना, और कई लोग ठगे भी गए होंगे। देखिए, लोटस को अगर आप सेम सीजन में चाहते हैं कि वो ग्रो हो, उसमें उसी सीजन में फूल आने लगे, तो आप सीड्स की तरफ मत देखिए, आप इनको कोशिश करिए ट्यूबर से ग्रो करने की। लोटस को आप ट्यूबर से जब ग्रो करेंगे तो उसी सीजन में उसमें फूल आने लगेंगे, और यही चीज वाटर लिली पर भी एप्लीकेबल है। वाटर लिली के जो बल्ब्स होते हैं उनको अगर आप लगाएंगे तो उनसे वाटर लिली जो ग्रो होगी वो उसी सीजन में फूल देने लगेगी। पर अगर इन दोनों चीजों को आप सीड से ग्रो करेंगे तो प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे यहाँ, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, तो एक डॉर्मेंसी का फेज आ जाता है, और मौसम जब ठंडा हो जाता है तो ये डॉर्मेंट हो जाते हैं। उस समय फिर आपका प्लांट कई बार डॉर्मेंसी की वजह से खराब होकर के जब मौसम बदलता है तो रिवाइव नहीं कर पाता है, बल्कि ट्यूबर या बल्ब से ग्रो हुआ प्लांट मैच्योर होता है और वो बदलते हुए मौसम को झेल लेता है, और अगले सीजन में उसमें फिर से फ्लावरिंग होने लगती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो मुझे आगे और अच्छा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेशन